Hello student, good morning. Today I start the chapter second. में अपन टाइप ऑफ फार्मिंग खेती के प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं। मेरा थोड़ा सा आवाज़ पे ध्यान देना, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसकी वजह से शायद आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आए। तो आज हम पढ़ेंगे रैचिंग फार्मिंग यानी कि रैचिंग खेती। इससे पहले हमने खेती के मुख्यतः 6 प्रकारों को बताया था। आपको 6 प्रकार कौन कौन से हैं तो आपको पता होना चाहिए। पहला था हमारा विशिष्ट खेती, सामान्य खेती, उसके बाद फिर आपकी शुष्क खेती, रेशिंग खेती और एक आपकी सिंचित खेती और टिकाऊ खेती। इस प्रकार की खेती के मुख्यतः 6 प्रकार मैंने बताया था। आज हम इसका आखिरी प्रकार रेशिंग खेती पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि रेशिंग खेती वास्तविकता में होती क्या है। तो रेशिंग खेती जो है, जिससे खेत के प्राकृतिक रूप से वनस्पति को उगने दिया जाता है, उसका उपयोग पशुचारण के लिए किया जाता है। रेंज के रूप में प्रयुक्त खेती में मैदानों में न तो जुताई की जाती है, न ही इसमें फसलों को बोया जाता है। यह मुख्यतः सामायिक या सरकारी जमीन होती है। जैसे कुछ खुले प्लाट होते हैं या ग्राउंड होते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि अतिरिक्त अनावश्यक रूप से एक घास की कुछ फसलें उगाती है और इन जगह पर हम किसी प्रकार से किसी भी प्रकार की फसल को रोपित नहीं कर सकते। यह भूमि जो है जुताई योग्य नहीं होती है। तो इस प्रकार की जो कृषि क्षेत्र है उसको हम रेचिंग खेती कहते हैं। भारत में छोटे छोटे रोमंथी पशुओं की जनसंख्या बहुत है। यह पशु अधिकतर अपने समय में चारागाह भूमि से प्राप्त करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे आसपास कुछ जंगले, कुछ मैदान, कुछ पठार होते हैं जहाँ पर ये छोटी छोटी घास के रूप में पशुओं के चारे के रूप में हमें देखने को मिलती है। तो यह चारागाह पर घासों को चरने में पशुओं के चारण के लिए उपयोग में लाया जाता है, जिनमें मुख्य रूप से भेड़ व बकरी इत्यादि या गाय भैंस की बात कर लें तो ये पशु जो है मुख्यतः इसी प्रकार के चारे पर डिपेंड करते हैं। रेशिंग की प्रक्रिया धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है, जिसका मुख्य कारण है मानव जनसंख्या की अधिकता से चारागाह करवाना। हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे वनों की कटाई हो रही है और पशु चारण के लिए मैदान या पठारी क्षेत्र के इलाकों को चयन किया जाता है, जहाँ पर धीरे धीरे यह अधिकता से चारागाह भूमि का कम होना डिपेंड करता है। इस प्रकार से इस प्रक्रिया न्यूजीलैंड और जो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर अधिक प्रचलित है। शहरों में क्या होता है, अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण नए नए जो फार्म हाउस हो गए, कंपनीज हो गई, है ना, मकान उद्योग हो गया, स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे कि चारागाह का जो स्थान है वो सीमित होते जा रहा है और इस प्रकार के क्षेत्रों में चारे की कमी होती जा रही है। रेचिंग खेती का मुख्यतः गुण है कि भूमि की उर्वरकता बरकरार रहती है, क्योंकि पशुचारण करते समय पशु उसमें मलमूत्र त्याग करते हैं, गोबर कर देते हैं, जिससे वो जीवांश खाद बनी रहती है। भूमि की उर्वरकता उसमें बनी रहती है। खेती में कोई लागत नहीं लगती, परंतु पशु व्यवसाय से प्राप्त लाभ होता है। मतलब इस प्रकार से चारागाह रेचिंग खेती में किसी प्रकार से अन्य अपने को इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है, अपने आप उगने वाली फसल होती है। और जो पशुचारण से हमें जो आय प्राप्त होती है पशुओं के माध्यम से, वो हमारा पर्याप्त लाभ होता है। फिर है खेती से हानि। इस खेती से हानियाँ भी हैं कुछ। उत्पादित फसल की गुणवत्ता निश्चित नहीं होती। जैसे जिस प्रकार की फसलें उत्पादित हो रही है उसकी कितनी गुणवत्ता होगी, क्या होगी, इसका कोई अनुमान नहीं होता है। व्यावसायिक तरीके से फसल उत्पादन संभव नहीं होता है, व्यवसाय के रूप में अपन फसलों को नहीं बेच सकते। यह से पशुओं के चारण के उपयोग में लाई जाती है। तो ये थी हमारी खेती के कुछ प्रकार देखे थे, मुख्य रूप से 6 प्रकार को हमने समझाया है। इसको आप वीडियोस को बार बार देखें और जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है उसको बुक पढ़ने का प्रयास करें। बुक में पूरा दिया हुआ है, आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा सा वीडियोस को बार बार 1 से 2 से 3 बार देखें और इसकी नोट्स तैयार करें। आज हम पढ़ेंगे जैविक खेती के बारे में। जैविक खेती मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो बच्चों
जैविक खेती क्या होती है? भारत की जनसंख्या में 5 दशक पहले 300 मिलियन थी। इसकी 21वीं सदी से शुरू होने में 1027 मिलियन तक पहुंच गई। जो 2001 की जनगणना के आधार पर देखें तो बढ़ती जनसंख्या के भरण पोषण के लिए हमें खाद्यान्न उत्पादन जो वर्ष 1950-51 में 51 मिलियन टन था, उससे बढ़कर 2008 और 9 की बात करें तो 234 मिलियन टन हो गया। मतलब कहीं ना कहीं खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है। अब खाद्यान्न उत्पादन कैसे बढ़ेगा? हमारे जो भूमि का क्षेत्र है वो तो उतना ही है। मान लो आज के 10 साल पहले 50 लोग के लिए इस प्रकार की भूमि अवेलेबल थी, आज 50 से बढ़कर के 80 हो गए। क्या भूमि का क्षेत्र बढ़ा? भूमि तो उतनी है, जनसंख्या बढ़ गई। क्या करना पड़ेगा? इस भूमि की उपजाऊ शक्ति को इतनी बढ़ाना पड़ेगा कि वो 50 से 100 लोगों के बीच की जो खाद्यान्न आपूर्ति है उसको प्रॉपर तरीके से कर सके। तो यही समस्या 1950-51 में देखा था कि 51 मिलियन टन थी, लेकिन आज 2008 और 9 की बात करें या 10 की बात करें तो वो 234 मिलियन प्रति टन हो गई है। मतलब अब 2020 में हमारी जनसंख्या अनुमानित 140 करोड़ होगी। उसके भरण पोषण के लिए लगभग 300 मिलियन टन खाद्यान्न आपूर्ति करना पड़ेगा और ये आवश्यकता होगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत में 5 करोड़ 1 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है, इसके अंतर्गत लाया गया है। उर्वरकों का प्रयोग 60,000 टन से बढ़कर 15 मिलियन टन पहुंच गया है। मतलब उसी जमीन की खाद्यान्न आपूर्ति के लिए उर्वरकता शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि खाद्यान्न आपूर्ति प्रॉपर तरीके से हो सके। साथ ही देश में कीटनाशकों एवं कृषि रसायनों का अनाधिकृत प्रयोग से पर्याप्त वातावरण के प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में आवश्यकता है कि खेती के कुछ ऐसे प्रकार जिनको अपनाने से उच्च उत्पादन के साथ साथ प्राकृतिक संसाधन का भी प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, साथ ही इस पर्यावरण की दृष्टि से भी वो लाभदायक हो, हमारी तरह मित्रत्व का भाव स्थापित करे। इस प्रकार की समस्या को देखते हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग में कुछ बदलाव किए गए जिससे कि खाद्यान्न आपूर्ति प्रॉपर तरीके से हो सके और जैविक खादों का प्रयोग हो सके। रसायनों के प्रति हम कम अग्रसर रहे ताकि हमको खाद्यान्न आपूर्ति हमारी जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रख करके उसकी पूर्ति की जा सके। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।